हम लोग क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन पढ़ रहे थे। व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया था। हाँ, बता दिए थे। स्पर्शी व्यंजन बता दिए थे। हाँ, उच्छिप्त उच्छिप्त तक पहुंच गए थे। अच्छा, ठीक। अगली हेडिंग डाल लीजिए, प्राणत्व के आधार पर। क्या हेडिंग लगानी है? प्राणत्व के आधार। प्राणत्व के आधार पर इसका मतलब क्या है? प्राण का मतलब प्राण नहीं है किसी की। प्राण का मतलब यह है कि प्राण वायु, जब हम मुख खोलते हैं, मुख से जितनी वायु निकलती है उसके आधार पर। विद्वान है, अपना अपना मत है, वर्गीकरण हो रहा है, आता है, पूछा जाता है, पढ़ना है आपको। प्राणत्व के आधार पर हेडिंग लगाइए, ठीक। लिखिए, प्राणत्व के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है? अल्प प्राण का मतलब यह है जब हम मुख खोलते हैं तो उसमें जब कम वायु निकले, ठीक है, उसको कहते हैं अल्प प्राण। जैसे कि वर्णों के हमने आपको वर्ण लिखवाए, आप लोगों ने लिखे, उसमें दे रखा है। अब ये अल्प प्राण कहते किसको हैं, ये कौन कौन से होंगे, किनको आप पहचानेंगे, कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है? हेडिंग लगाओ पहली, अल्प प्राण। प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के हो गए। पहली हेडिंग लगाओ, अल्प प्राण। ये मिटा रहे हैं, ठीक। अल्प प्राण पहली हेडिंग लगाओ। इसमें लिखो, परिभाषा पूछी नहीं जाती है, चाहो तो लिख लो, परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लिख लो अपने हिसाब से। परिभाषा लिख लिया करो, वो अपने हिसाब से परिभाषा लिखा करे। चलिए लिखवा रहे हैं, वे वर्ण जिनको मुख खोल या जिनका उच्चारण करने से मुख से कम वायु बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। देखिए, अंतस्थ व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? या, रा, ला और वा, चार ही, ठीक। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन और एक अनुस्वार अंगवाला। अनुस्वार 11 स्वर 11। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि का वाला वर्ग पूरा, उसके बाद में चा वाला, उसके बाद में टा वाला, फिर ता वाला, फिर पा, ठीक। इस तरीके से 5 वर्ग होते हैं, 5 या 15। 15 वर्ण ये, 4 वर्ण ये, 1 ये और 11 ये। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, कुल मिलाकर के 15, 5 वर्ग होते हैं। का से माँ वाली लाइन तक 5 वर्ग होते हैं, तो उसमें 15 वर्ण हो गए। अंतस्थ व्यंजन में 11, अंतस्थ कर लो। अंतस्थ व्यंजन में 4, 11 अलावा 4 हो गए। अनुस्वार में कितने? 1 अंग वाला और स्वर 11, तो कुल मिलाकर के 15 और 4 19, 1 20, 20 10 30 1 31। कुल वर्ण कितने हैं? 31। कुल वर्ण कितने हैं? 31। अल्प प्राण में 31 वर्ण कुल होते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिए।
अब इधर लगाओ महाप्राण। महाप्राण वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकले, इनकी अपेक्षा अधिक वायु निकले, महाप्राण कहलाते हैं। ठीक, अब महाप्राण में कौन कौन से वर्ण होते हैं देखिए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, 1 3 5 उसमें चला गया तो 2 और 4 ही तो बचा इसमें, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक, और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन अंतस्थ उसमें आ गए, ऊष्म इसमें आ गए। ठीक, अनुस्वार इसमें आ गया तो विसर्ग इसमें, अनुस्वार अगर अल्प प्राण में है तो विसर्ग किसमें आएगा, महाप्राण में। ठीक, दस 4 14 1 15, टोटल वर्ण कितने आएंगे, 15 महाप्राण। 15 महाप्राण होते हैं, कितने होते हैं, 15। लिख लीजिए इतना। प्राणत्व के आधार पर वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का वर्ग याद होने चाहिए, पहला तीसरा और पांचवा वर्ग याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, कुल 15 वर्ण। अंतस्थ व्यंजन 11 लगभग 4, अनुस्वार 1 और कुल स्वर जो 11 दे 11 स्वर। उसके बाद में महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा बचा 10 वर्ण। ऊष्म व्यंजन शाखा शाह 4, विसर्ग 1 वर्ण। टोटल कितने हो गए, 15। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, उम्मीद करते हैं आप लोग कर पाए विस्तार से। देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप 10 क्वेश्चन लेके आओ करवा दो, वो देखना सब पसंद करते हैं। विस्तार से चीजें न किसी के पास पढ़ने का समय है और न किसी को पढ़ाने का समय। विस्तार से चीजें वहां लोग नहीं पढ़ाते जहाँ पैसे दिए जाते हैं। ऑनलाइन का तो मामला ही अलग है। ऑनलाइन क्लास इसीलिए लेना मेरा बिल्कुल मन ही नहीं था, मैं ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने कहा कि सर रिवीजन हो जाएगा, देख लेंगे एक बार। बिल्कुल सपोर्ट कर देख रहे हैं, क्या मतलब है, ना कोई शेयर करता है ना कहीं सब्सक्राइबर एक भी बढ़ा है, ये आप लोगों की जिद के लिए कर दिया। ठीक है, लिखिए, नोट डाउन कर लो, इसको मिटा दें। अब दूसरा टाइप है, लिखो घोषक। घोषक कहीं कहीं इसको कंपन या झनकार कहते हैं, झनकार। कहीं कहीं इसको कंपन कहते हैं। घोषत्व झनकार कंपन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, अब घोषत्व झनकार कंपन के आधार पर वर्गीकरण हम लोग करेंगे। इसमें भी कितने टाइप होते हैं, 2 प्रकार के। इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। पहला घोष, घोष या सघोष। घोष का मतलब होता है, घोष का मतलब ही होता है
झनकार या कंपन के साथ, झनकार या कंपन के साथ। तो इसको कहीं कहीं घोष लिखा होता है, कहीं कहीं सघोष लिखा है। सा माने सही, तो घोष माने झनकार या कंपन। अगला होता है अघोष। अगला है अघोष। अगला है अघोष। इनको भी दो पार्टों में कर देते हैं। इसको यहां कर दें, यहां कर दें। घोष, सघोष और इधर अघोष। ठीक, परिभाषा लिखना चाहो लिख लो। इन ध्वनियों के उच्चारण में लिख लो, इधर लिखो। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों, इन ध्वनियों के उच्चारण में लिख, के उच्चारण में, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। इन वर्णों की कुल संख्या 13 होती है। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। ठीक, इन वर्णों की कुल संख्या 13 होती है। कौन कौन से होते हैं? अघोष। और कौन कौन से होते हैं? घोष या सघोष। आइए, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो 5 हैं वर्ग, 5 दूनी 10, 10 वर्ण। 10 वर्ण यहां से हो गए, बचे 3 वर्ण। अब ये 3 वर्ण और कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में सिर्फ की बात कर रहे हैं। कौन सा? शा, शा। ऊष्म व्यंजन में सिर्फ शाखा सा, इसमें हा नहीं आएगा। ठीक है, इसमें हा नहीं आएगा। अब इसमें लिख लो, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। कंपन होता है। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 31 होती है। 3 ये 10 3 13। यहां भी लिखो इन वर्णों की कुल संख्या 13। इनकी पलट दो, इनको पलट दो, इधर ये एक को इधर भेज दो, 31 होती है। कुल संख्या कितनी होती है? 31। अब कौन कौन सी होती है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। कितने हो गए? 15।
11, 11 स्वर, 26 हो गए, 5 अभी और बचे हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? ऊष्म, ऊष्म व्यंजन में सिर्फ हा यानी कि 1, अंतस्थ व्यंजन कितने? या, रा, ला और वा, 4। क्या दिख रहा है? ऊष्म व्यंजन सिर्फ हा आएगा, 1 हो गया। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा, 4 ये। ठीक। घोष, सघोष पूछेगा, टोटल पूछेगा 31, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, टोटल 15 हो गए। स्वर 11, ऊष्म व्यंजन का सिर्फ हा 1 और अंतस्थ व्यंजन का या, रा, ला, वा, 4 ये। तो कितने हो गए? 4 1 5, 15 5 20, 20 10 30 1 31, टोटल 31 ये हो गए, 13 ये हो गए। दोनों को अलग अलग लिख करके, चीजें बराबर लिख करके दिखा दिए, जिससे रटने में आसानी रहे। ठीक है, समझ लीजिए और इसको उतार लीजिए। हो गया, रफ करें इसको। हिंदी में नवनिर्मित ध्वनियां हैं जिनका भी विकास नया नया हुआ है, वो भी पूछ लेता है, एग्जाम में दे देगा। इसमें बताइए हिंदी में नवनिर्मित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लिख लीजिए आप लोग। डा, ये दोनों हमने आप लोगों को पढ़ाए थे। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वही है ये दोनों, डा, डा और ढा। ठीक, 2 ये हो गए, न और हा, मा और हा। ये जो हिंदी में नवनिर्मित ध्वनियां हैं, ये है उत्क्षिप्त व्यंजन 2, उसके बाद में न, और मह, ल। ठीक है, ये ना और मा और हा का, हा के महाप्राण रूप क्या है? महाप्राण रूप। ना, मा और ला क्या थे? अल्प प्राण थे ना। पीछे जब आप देखेंगे, ना क्या था? प्रथम, तृतीय और पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचमा अक्षर। तो पांचवा अक्षर ये है, पांचवा अक्षर ये है, तो ये अल्प प्राण था। क्या था? अल्प प्राण। इसको महाप्राण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? इसका प्रयोग। ये महाप्राण रूप है, महाप्राण बनाने के लिए। इसी तरीके से पा, फा, बा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। मार, मां, मां ये क्या था? अल्प प्राण। यह अल्प प्राण था। महाप्राण बनाने के लिए इसको क्या किया गया? मां में परिवर्तित कर दिया गया। ये हिंदी में नवनिर्मित ध्वनियां थे। इसी तरीके से ला, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, तीसरा पड़ेगा या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ हैं, ये अंतस्थ व्यंजन थे। अंतस्थ व्यंजन किसमें आते थे? सब अल्प प्राण में आते थे अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन का जो ला उठाया गया है, ला, इसको महाप्राण बनाने के लिए, महाप्राण बनाने के लिए ला का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी की नवनिर्मित ध्वनियां थी, ये हमने आप लोगों को बता दी हैं। यहीं तक
चीज़ें पूछी जाती है, इतनी डीप में चीज़ें पूछी जाएंगी, इससे ज़्यादा अगर पूछी जाएंगी तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट में ऐसा कोई क्वेश्चन, एक मात्र ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो पीछे पूछा गया हो और आपकी नज़रों से वो बच जाए। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में एक एक वर्ड, एक एक मतलब ये व्यंजन, ये आपका वर्णमाला तब खत्म हो गया। 3-4 क्लासों का मामला है। एक क्लास में लोग आते हैं पूरी हिंदी खत्म करके चले जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कैसे वो लोग हिंदी पढ़ाते हैं। 3-3 क्लासें लगेंगी। आज तीसरी क्लास ये है, इसके बाद में एक क्लास और होगी, 4 क्लासें होंगी, उसके बाद में प्रैक्टिस करवाएंगे 2 क्लास। 5 क्लासों में सिर्फ वर्णमाला खत्म होगा। आप दीजिए हमें 3 महीने, 3 महीने बाद आप हिंदी में हमसे बात कीजिए, देखिए पूरा का पूरा स्कोर होगा। आइए आज के लिए थोड़ा बहुत आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन आता है, स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण। स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? व्यंजन। ठीक, 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है? पहला क्वेश्चन बताइए। ढ का उच्चारण स्थान, ढ का उच्चारण स्थान प्रसन्नता शब्द में, प्रसन्नता शब्द में ध्वनि है। प्रसन्नता शब्द में ध्वनि है। नासिक की ध्वनियां भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन है, मर्जी आए कोई निशान मत मार देना। हाँ, राम शब्द में अक्षर वर्ण, राम शब्द में अक्षर कितने हैं, वर्ण कितने हैं, बताओ। विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए घर के लिए, इनको करके लाओ, कल देखेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।